अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज के इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के ऊपर 9 क्लास की केमिस्ट्री की जो हमारी वन शॉट सीरीज चल रही है उसका आज 5वां चैप्टर आप लोगों के सामने पेश करूंगा। इस वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है बिकॉज इससे पहले हमने 4 वीडियोस बना ली हैं, 4 चैप्टर्स आपके जो है वो क्लियर हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं आपने अभी तक वो चारों चैप्टर्स देख लिए होंगे और आपकी 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके होंगे। अब हम 5वें चैप्टर की बात कर रहे हैं और ऐसे फिर 6, 7, 8 और आपका जो है पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो और आप लोगों के प्रीवियस रिस्पॉन्सेज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि यार आपको इन वन शॉट वीडियो से जो है वो फायदा होता है और आपको एक ही वीडियो के अंदर जो है वो सारा जो पूरा चैप्टर है वो आपको मिल जाता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बेस्ट तरीके से जो है वो ये टॉपिक्स क्लियर करवाऊं, कॉन्सेप्ट बेसिकली समझाऊं बिकॉज मेरा मेन मोटिव होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना बट उसके साथ बुक से भी मार्क करवाना, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वो जस्ट कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट नाम की तो कोई चीज नहीं होती है, वो जस्ट उनको जो है वो बुक से मार्क करवाते हैं। बट मैं दोनों को कंबाइन करता हूं ताकि बेस्ट से बेस्ट चीज, ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल चीज आपको मिल सके। तो आप लोगों ने लाजमी से जो है वो इस सीरीज को सपोर्ट जिस तरह करते आ रहे हो वैसे ही करते जाना है ताकि ये ज्यादा बच्चों तक जो है वो पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास है 5 जिसका नाम है हमारे पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भैया मैटर होता क्या है। तभी आपने बोला ना भैया, तो भैया यानी कि मैं एक मैटर हूं, ठीक है। आप जो जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हो या जिस कंप्यूटर से आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी एक मैटर है। आप वीडियो देख रहे हो, आप भी एक मैटर हो। आपने जो हाथ में किताब, कॉपी, पेंसिल जो भी पकड़ा हुआ है वो भी क्या है, एक मैटर। यानी कि इन शॉर्ट हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, मेरे पास ये मार्कर है, मेरे पास ये पेन है, मेरे पास ये जो है वो पोर्टेबल होल्डर है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है मेरे पास मैटर। तो अगर हमने मैटर को शॉर्ट एंड शॉर्ट बताना हो, वैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं मैटर के ऊपर, तो मैटर क्या होता है मेरे पास, मैटर होता है, ठीक है, एनीथिंग दैट हैज मैस, ठीक है, एनीथिंग दैट हैज मैस, जिसका कोई मैस हो एंड इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई मैस हो, कोई वजन हो और उसने कोई जगह घेरी हो, वो क्या कहलाता है मेरे पास, एक मैटर कहलाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी मेरी कि मेरा एक मैस भी है और मैंने एक जगह भी जो है वो घेरी हुई है, तो वो क्या होगा, यानी कि मैं भी क्या हूं, एक मैटर हूं। आप भी मैटर, मैं भी मैटर, जितनी भी हमारे पास आसपास चीजें हैं, ठीक है, मेजोरिटी उसमें चीजें जो होती हैं वो मैटर होती हैं। सो चैप्टर का नेम है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। भैया मैटर तो समझ आ गई, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर एक मैटर है, तो इस मैटर की फिजिकल स्टेट्स क्या होंगी। हम अगर छोटी क्लासेस में जाएं तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो मैटर की स्टेट्स होती हैं, तो कितनी स्टेट्स के टोटल मैटर होते हैं। तो टोटल हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ मैटर की अगर मैं बात करता हूं, टाइप्स या स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं, तो स्टेट ऑफ मैटर कितनी किस्म की होती है हमारे पास, बिल्कुल 3 किस्म की होती हैं, ठीक है। 3 किस्म की हमारे पास जो है वो इन जनरल हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। पहली को बोलते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट, ठीक है, सेकंड वाले को हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट और थर्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, थर्ड वाले को बोलते हैं गैसियस स्टेट। और एक फोर्थ भी होती है, ठीक है, बिल्कुल एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होती है जिसका नाम होता है प्लाज्मा। बट ये जो प्लाज्मा वाला टॉपिक है ये हम इतना ज्यादा पढ़ते नहीं है अपनी किताबों के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस टॉपिक होता है। फिजिक्स में जो है वो आप एक बार इसका जिक्र लाजमी से सुनोगे अपने। बट मेजरली हमारी 3 टाइप्स की जो है वो मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई एक चीज है, जैसे ये मार्कर था मेरे पास, मैंने बोला ये मार्कर एक मैटर है, तो ये मैटर किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है। अगर मैं किसी लिक्विड की बात करता हूँ, पानी की बात करता हूँ, पानी भी एक मैटर है बट वो किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। और अगर मैं हवा की बात करता हूँ, हवा की भी एक जगह होती है, उसका भी एक मैस होता है, तो वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा मेरे पास गैस फॉर्म के अंदर। तो ये 3-4 मोटी हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं या डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। हमारे इस चैप्टर के अंदर जो मेन फोकस है वो इन तीनों के ऊपर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के ऊपर। पहले हम जो है वो गैस को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं गैस से रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे, देन हम लिक्विड्स पर जाएंगे एंड देन हम लास्ट पे सॉलिड की प्रॉपर्टीज कर रहे होंगे। तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा, एक तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी है बट इसके अंदर जो है वो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको बोर्ड में इस मर्तबा देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर को फुल जोश के साथ और फुल तवज्जो के साथ कॉन्सेप्ट वाइज जो है हम इसको सीख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बुक में टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड गैस, ठीक है। अभी तक आपने साथ अपनी किताबें ओपन की होंगी
सो आपने साथ साथ अपनी किताबों से भी पढ़ना है, बिकॉज दोनों चीजों को मिलाकर देखेंगे तो हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और हमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो हमारी तैयारी साथ साथ होती जाएगी। गैस क्या होती है? गैस हमारे पास फिजिकल स्टेट ऐसी होती है मैटर की जिसके अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मीडियम के, किसी भी चीज के जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा फासले पर होते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है और ये मूव करते रहते हैं ऑल द टाइम, फ्रीली मूव करते रहते हैं। इनके स्पेसेस इनके दरमियान जो है वो काफी ज्यादा होती हैं। अगर मैं इसकी अगर हमने कोई डेफिनेशन बनानी हो कि गैस होती क्या है, तो मैं कहूंगा गैस ऐसे पार्टिकल्स को बोलते हैं, ठीक है जी, ऐसा मैटर, ठीक है, जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। ठीक है, क्या नहीं होती हमारे पास? नॉट फिक्स्ड शेप। गैस की कोई भी फिक्स शेप हमारे पास नहीं होती, नॉर फिक्स वॉल्यूम, और ना ही इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। अब जिस भी कंटेनर में इसको डालोगे, ठीक है, ये उस कंटेनर का जो है वो शेप लेना स्टार्ट कर देगा और इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स नहीं होता, बिकॉज एक आपके पास सिलेंडर है, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेंडर लिया, इसमें अगर आप गैस डालोगे वो गैस पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी क्योंकि इसका कोई फिक्स वॉल्यूम जो है वो नहीं है। जब आप मजीद गैस डालोगे इसके अंदर, अगर मजीद हम गैस इसके अंदर एंटर करते जा रहे हैं तो वो बाकी के गैस के मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस कम होता जाएगा, नई गैस के मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे। तो गैस ऐसा मैटर होता है जिसका ना कोई फिक्स शेप होती है, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। तो गैस का हमें समझ आ गई कि भैया गैस क्या चीज होती है, अब हमें क्लियर है। अब हम पढ़ने लगे हैं गैस की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास गैस के अंदर आती है जिसको हम बोलते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन हमारे पास जो है वो गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है? अच्छा, इसके दो प्रॉपर्टीज है टोटल, एक है आपके पास इफ्यूजन, एक है आपके पास डिफ्यूजन। आपकी बुक में जो है पहली प्रॉपर्टी जो है वो डिफ्यूजन है, तो हम डिफ्यूजन से ही स्टार्ट करते हैं। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का बहुत ही सिंपल मतलब ये होता है, जब आप बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाकर एक क्लास के अंदर जाते हो, ठीक है, क्लास के सारे बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे ही आप उस क्लास के अंदर एंटर होते हो तो क्या होता है, कुछ टाइम के अंदर अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर पूरी क्लास के अंदर वो जो खुशबू होती है आपके परफ्यूम की वो फैल जाती है। ठीक है, गैस थी, गैस ने क्या किया, गैस ने एक टाइम पीरियड के अंदर पूरी जगह को कवर कर लिया जिस जगह में वो थी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है हमारे पास अगर ये एक जगह है, ठीक है, इस जगह में कोई गैस यहां से एंटर हो रही है तो वो कुछ टाइम के अंदर अंदर पूरी जगह को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, पूरी जगह पे स्प्रेड आउट हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन हमें समझ आ गई क्या होती है। अब डिफ्यूजन के अंदर होता है जो लाइटर गैस के, जो गैस हमारे पास लो मैस की होती हैं वो जल्दी डिफ्यूज करती हैं, और जो हायर ज्यादा वजनी गैसेस होती हैं वो थोड़े लेट डिफ्यूज करती हैं। अब डिफ्यूजन की हमें यहाँ से एग्जांपल जो है समझ आ गई। एक और अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो हमारे पास जो रूम फ्रेशनर होता है, ठीक है, वो जो स्प्रे करते हैं हम अपने पूरे कमरे के अंदर, तो हम एक जगह पर स्प्रे करते हैं और कुछ टाइम में पूरी गैस के मॉलिक्यूल्स जो है उसके पूरे कमरे में सराउंड हो जाते हैं। तो पूरे कमरे में सराउंड होने का मतलब वो गैस क्या हो चुकी है, डिफ्यूज हो चुकी है। अच्छा, अब डिफ्यूजन अगर आपको समझ आ गई है तो इफ्यूजन भी कुछ इसी तरह का ही टॉपिक है। तो अब ये इफ्यूजन क्या होता है? इफ्यूजन का मतलब भी होता है हमारे पास सेम वही कि एक जगह पर आप हो, ठीक है, आप यहाँ पर जो है एक गैस का, फॉर एग्जांपल आप ऐसे एक कंटेनर लेकर आए हो, ठीक है, ये आपके गैस का जो है वो कंटेनर है, या हम कहते हैं ये आपके परफ्यूम की बोतल है, ठीक है, ये जी जे डॉट की आपकी जो है वो परफ्यूम की बोतल है। अब आप क्या करने लगे हो, अब जब आप इसको स्प्रे करते हो तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक टाइनी होल में से यहां से बाहर निकलते हैं। सारे मानते हैं इस चीज को। क्या होता है हमारे पास कि जो गैस एक छोटे होल के अंदर से जब निकलकर फैल जाती है, ठीक है, छोटे से होल में से स्केप आउट हो जाती है, फैल जाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इफ्यूजन। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम इसकी देखें तो जब हमारा टायर पंचर हो जाता है बाइक का, तो क्या होता है, बाइक में एक छोटा सा होल होता है उसके टायर के अंदर, और वहां से सारी गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो टाइनी होल में से गैस का बाहर निकलकर स्प्रेड हो जाना क्या कहलाता है, इफ्यूजन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इफ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर। सो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर को हम देखते हैं तो प्रेशर एक बहुत ही ऐसी चीज है जो कि आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ी होगी और हम काफी जगह जो है इसको कवर कर रहे होते हैं। प्रेशर का मतलब सिंपल ऐसा होता है, जब हमारे पास एक बैलून होता है, ठीक है, एक हमारे पास, हम कहते हैं ये मेरे पास एक बैलून है,
ठीक है, ये मेरे पास एक बैलून है और बैलून पर जब मैं इस साइड से भी कोई फोर्स लगाता हूं, इस साइड से भी कोई फोर्स लगाता हूं, जब मैंने बैलून को कंप्रेस कर दिया सो क्या होगा, इस बैलून का कोई एरिया है, ठीक है, तो मैं कहता हूं प्रेशर मेरे पास क्या होता है, प्रेशर का मतलब होता है मेरे पास जब किसी जगह पर फोर्स लगाई जाए उसके एरिया के ऊपर, यानी कि बैलून का एरिया है, उस एरिया पर जब मैं कोई फोर्स लगाऊं तो मैं बोलूंगा मैंने वहां पर क्या लगाया है, क्या अप्लाई किया है, एक प्रेशर अप्लाई किया है। सो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब प्रेशर का अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट हमारे पास होता है प्रेशर का, बहुत सिंपल है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास है प्रेशर और उसके पूरा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जो है इफ्यूजन, डिफ्यूजन और गैस का इसको समझा होगा। अब हम बुक पर चलते हैं और बुक से इसको मार्क करते हैं। सो नाउ अब हम चैप्टर के ऊपर जाते हैं। तो चैप्टर हमारे पास है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इस पे अगर हम आगे मूव करना स्टार्ट करें फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के चैप्टर के ऊपर, सो स्टार्टिंग में हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि मैटर की जो है वो कितनी स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। सबसे सिंपल फॉर्म जो होती है वो हमारे पास गैस होती है, उसके बाद लिक्विड्स आते हैं और उसके बाद सॉलिड आते हैं। तो इस वाले को आपने जो है वो खुद ही कंप्लीट पढ़ लेना एक दफा, क्योंकि इसके अंदर आपको वो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में चीजें बताई थी सिर्फ वही चीजें जो है वो रिपीट हो रही हैं। हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ठीक है, उसमें पहली प्रॉपर्टी का क्या नाम है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है जी हमारे पास, डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, ठीक है जी, खुद ब खुद जो कोई चीज होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब कोई परफ्यूम लगा के क्लास में आता है बच्चा, तो अब वो खुद ऐसे हवा से जो है वो गैसेस को नहीं फैला रहा होता, खुद ब खुद गैसेस जो हैं वो क्या हो रही होती हैं, मिक्स हो रही होती हैं बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन। क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया था आपस में टकराते रहते हैं, तो टकरा के वो आगे भेजते रहते हैं अगले वाले को, टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, ताकि पूरे कमरे का जो मिक्सचर है वो क्या हो सके, एक जैसा हो सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब जो रेट होता है डिफ्यूजन क्या, यानी कि जो डिफ्यूजन की स्पीड होती है वो डिपेंड करती है किस पे, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। जो लाइट गैसेस होती हैं वो जल्दी डिफ्यूज कर जाती हैं भारी गैसेस से। एग्जांपल अगर हम इसकी देखें तो जो हाइड्रोजन है वो 4 टाइम्स फास्टर है किससे, ऑक्सीजन से डिफ्यूज होने के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है, एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर। ठीक है, टाइनी होल से, किसी छोटे से सुराख से गैसेस का बाहर निकलना क्या कहलाता है, इफ्यूजन। एग्जांपल देखते हैं इसकी कि जो एक टायर पंचर हो जाता है तो एयर क्या हो जाती है, उसमें से इफ्यूज हो जाती है बाहर। इसके अंदर भी सेम लाइटर गैसेस जो हैं वो फास्टर इफ्यूज करती हैं एज कंपेयर टू हैवियर गैसेस। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक प्रेशर का। प्रेशर की डेफिनेशन देखते हैं, इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड पर फर्स्ट यूनिट सरफेस एरिया। किसी भी एरिया पर लगने वाली फोर्स प्रेशर कहलाती है। ये हमारे पास रहा इसका फॉर्मूला, P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। और अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो ऐसे यूनिट क्या होता है हमारे पास, इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसका एक दूसरा यूनिट भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो इसका मतलब है 1 पास्कल जो है वो 1 न्यूटन पर मीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यूज का पॉइंट है कि बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और मैनोमीटर को लेबोरेटरी का प्रेशर मेजर करने के लिए जो है वो मालूम करते हैं। तो ये आपका एमसीक्यूज का पॉइंट भी यहां से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखते हैं क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज pressure exerted by a mercury column of 760 मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल। यानी कि अगर हम सी लेवल से 760 मिलीमीटर की हाइट पर कोई मरकरी का कॉलम रखते हैं, मरकरी उसके अंदर डाल के रखते हैं, तो जितना प्रेशर वो अप्लाई करेगी उस सरफेस के ऊपर वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड का मतलब है पूरी दुनिया में जो है वो यही वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस्तेमाल किया जाता है। और ये कितना होता है, इसको बोलते हैं वो एटीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 एटीएम किसके बराबर होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और 1 एटीएम किसके बराबर होता है, 760 टोर के बराबर होता है। इसका मतलब है कि 1 मिलीमीटर किसके बराबर होगा, 1 टोर के बराबर होगा। और 1 एटीएम प्रेशर जो है वो कितने न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, 101325। इसी तरह कितने पास्कल्स के इक्वल होता है, 101325। तो ये वैल्यूज आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि गैसेस की प्रॉपर्टी होती है क्या, गैसेस को जैसे हमने बैलून की एग्जांपल ली थी कि बैलून, अगर हम बैलून के अंदर गैस भर देते हैं तो हम उस बैलून को कंप्रेस
कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो दबाने से होता क्या है, जब हम प्रेशर लगाते हैं किसी भी गैस के ऊपर, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है, तो और मजीद जगह बन जाती है नए गैस के मॉलिक्यूल्स ऐड करने के लिए। तो इस चीज को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। सो इसको देखते हैं, गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है। वजह क्या है, एम्प्टी स्पेसेस हैं उनके दरमियान में उनके मॉलिक्यूल्स के। व्हेन गैसेस आर कंप्रेस्ड द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू वन अनदर, कि गैसेस के जब मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस किया जाता है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पास आ जाता है एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम एज कंपेयर टू द वॉल्यूम इन अनकंप्रेस्ड स्टेट। और जब उसको कंप्रेस किया जाता है तो वो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और फिर मजीद एटम्स के या मजीद मॉलिक्यूल्स के आने की जगह बन जाती है। अगला है मोबिलिटी। मोबिलिटी का जहां भी मतलब आता है उसका मतलब होता है फ्रीली। तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं उस सरफेस की जगह पे, उस एरिया के अंदर फ्री मूव कर रहे होते हैं। इस चीज को बोलते हैं मोबिलिटी। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस मोशन, ऑल द टाइम जो है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और वो जो है वो एम्प्टी स्पेसेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं उनके दरमियान फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये जो मोबिलिटी है, ये जो रैंडम मोशन है, इससे क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं मोबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है डेंसिटी ऑफ गैस। अब गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा कम होती है। डेंसिटी का मतलब होता है कि कितने वॉल्यूम में कितना मैस रिक्वायर्ड होता है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो चीज नीचे रहती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो चीज ऊपर रहती है। तो गैसेस की डेंसिटी लिक्विड्स और सॉलिड दोनों से कम होती है, दैट्स व्हाई वो सबसे ज्यादा ऊपर हवा में रहते हैं। सो डेंसिटी क्या है हमारे पास, गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड एंड सॉलिड से कम होती है। क्यों? क्योंकि उनका मैस क्या होता है, कम होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो जो डेंसिटी है गैस की उसको किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, डीएम क्यूब के अंदर, डेसीमीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। जबकि जो लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटीज हैं वो सेंटीमीटर क्यूब में मेजर होती हैं। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लिक्विड जो होते हैं और सॉलिड वो 1000 टाइम्स डेंसर होते हैं किससे, गैसेस से। इसका मतलब है गैसेस जो हैं वो लिक्विड और सॉलिड से 1000 गुना कम लेस डेंसर होती हैं। सो डेंसिटी ऑफ गैस जो है, जैसे जैसे किसी चीज को कूल किया जाता है उनकी डेंसिटी कम होना, ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। और एग्जांपल के तौर पे जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसकी 20 डिग्री पर डेंसिटी कितनी है, 1.4, और जैसे टेम्परेचर कम कर दिया तो उसकी डेंसिटी देख रहे हैं आप बढ़ गई है। तो वॉल्यूम हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कम करने से डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हमारा था गैसेस का कि जितनी भी टिपिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट लॉज जो कि रिलेट करते हैं किससे, गैसेस से। अब इसके अंदर हमारे पास दो टोटल लॉज होते हैं, एक हमारे पास होता है बॉयल्स लॉ, एक होता है हमारे पास चार्ल्स लॉ। दोनों ही बोर्ड एग्जाम के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो अब इन दोनों को हम पढ़ने लगे। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बॉयल्स लॉ का। बॉयल्स लॉ क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्योंकि एज अ बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। सो इसके मैंने आपके लिए हेडिंग्स भी बना दी हैं कि आपने इन हेडिंग्स के जरिए इसको जो है इस टॉपिक को लिखना है। तो हेडिंग के साथ साथ इसको समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास 1662 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया, एक लॉ पेश किया गैसेस को स्टडी कर कर, जिसको उसने नाम दिया बॉयल्स लॉ का। अब इसने क्या चीज बताई इस बॉयल्स लॉ के अंदर, तो इस बॉयल्स लॉ में बेसिकली क्या होता है कि इसने ये ऑब्जर्व किया कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के। यानी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर ज्यादा करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, या जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है इसका मतलब है उसका प्रेशर क्या है, कम। यानी कि दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो मैं वो बैलून की ही एग्जांपल लूंगा। अब बैलून का जो वॉल्यूम होता है जब उसको हम प्रेस करते हैं, प्रेशर ज्यादा करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, उसका साइज कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। तो दिस इज हमारा बॉयल्स लॉ। अब जो बॉयल्स लॉ है इसके अंदर क्या है हमारे पास, वॉल्यूम इक्वल, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल लगाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, के, जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, इसको हम यहाँ पे इसकी जगह पर हम इसको जो है वो मैथमेटिकली वाले पार्ट के अंदर करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको रेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम जो है इज क्या है, वॉल्यूम हमारा जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर,
और यहाँ पे जो है क्या करेंगे, प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्योंकि एमसीक्यूज में ये भी आता है कि बॉयल्स लॉ में क्या चीज जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो बॉयल्स लॉ में जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या आएगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर वॉल्यूम, वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय P। यहां से अगर आपको K की वैल्यू निकालनी है तो क्या बनेगी, V इंटू P। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला बन गया किसका, बॉयल्स लॉ का। ठीक है जी, बॉयल्स लॉ का हमारे पास फॉर्मूला आ गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट एक और हेडिंग है जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ की ना दो स्टेटमेंट्स हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो प्रोडक्ट है वॉल्यूम का और प्रेशर का वो किसके इक्वल है, वो कांस्टेंट के इक्वल है। सो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि एक और जो डेफिनेशन बनती है कि प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ किसका, प्रोडक्ट वॉल्यूम एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये एक और डेफिनेशन है बॉयल्स लॉ की। अब आगे इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। तो मेरे पास अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें पहले वाले का जो प्रेशर है, ठीक है, अगर हम यहाँ से फॉर्मूला की बात करते हैं तो पहले वाले का वॉल्यूम मैं कहता हूँ V1 और पहला जो वॉल्यूम है प्रेशर है वो है P1। इसी तरह एक और कि हमने जब उस पर प्रेशर अप्लाई किया उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो उसका नया वॉल्यूम बन जाएगा V2 और उसका नया प्रेशर होगा P2। अब दोनों की अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड सेम है, इसका मतलब है राइट साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा V1 P1 बराबर होगा किसके, V2 और इंटू P2। तो ये हमारे पास जो है वो एक और फॉर्मूला आ गया, ठीक है, बॉयल्स लॉ का। ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिकली जो है वो मैथमेटिकल टाइप के अंदर यूज किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आती है डायग्राम। अब डायग्राम में मैंने चौथी वाली डायग्राम खुद ही नहीं बनाई, हमें 3 से ही समझ आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें जब हमने प्रेशर हमारा कम था, प्रेशर हम खुद से एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं प्रेशर इसमें लगाता हूँ लेट्स से 100 पास्कल का या 100 न्यूटन मीटर का प्रेशर लगाता हूँ, तो इसका बल्कि अभी कम कर देते हैं इसको। ठीक है, अभी हम कहता हूँ हमारे पास जो है वो क्या एग्जांपल ले 10, ठीक है, 10 की एग्जांपल ले लेते हैं। 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मैंने इस पे प्रेशर लगाया है, तो इसका वॉल्यूम में कहता हूँ कि क्या इस टाइम 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब मैंने आगे के किया, प्रेशर बढ़ा दिया, मैं 10 की बजाय क्या कर देता हूँ 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ इसका जो वॉल्यूम है वो 100 से हो जाएगा 70 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट मैं मजीद प्रेशर बढ़ाता हूँ, इसका प्रेशर मैं कर देता हूँ 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका वॉल्यूम और कम होकर कितना हो जाएगा, मैं कहता हूँ 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता गया तो मेरा वॉल्यूम क्या होता गया, डिक्रीज होता गया। अब डायग्राम करने के बाद हमें करनी होती है इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, क्योंकि ये लॉन्ग का पार्ट है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बेसिकली यही है, आप डायग्राम को बेसिकली एक्सप्लेन करते हो। तो जब मैं इसको बुक से पढ़ाऊंगा तो मैं आपको साथ ही बता देता हूं। तो चलते हैं किताब के ऊपर और बॉयल्स लॉ को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बॉयल्स लॉ की यहाँ पे डेफिनेशन। तो इन 1662 रॉबर्ट बॉयल ने जो है वो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में क्या किया, रिलेशनशिप मालूम किया। उसने क्या देखा कि जो वॉल्यूम है किसी भी मैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के, और जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। सो यहां से अगर मैं साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास, V इज इक्वल्स टू K ओवर P, और यहां से अगर K की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आएगी, VP। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ की जो है वो सेकंड डेफिनेशन को देखते हैं। द बॉयल्स लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये मेरे पास जो है वो दो वैल्यूज आ गई, एक है मेरे पास फाइनल, एक है मेरे पास इनिशियल। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास जो नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब आगे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। ठीक है, तो आपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर दो, लेकिन अपनी वर्डिंग में जो है आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो आप अपनी मर्जी से लिख दो कि 2 atm प्रेशर पर 1 dm क्यूब है, प्रेशर बढ़ा दिया तो ये हाफ हो गया, प्रेशर मजीद बढ़ाया तो ये उसका हाफ हो गया, प्रेशर मजीद बढ़ाया तो ये उसका हाफ हो गया। इसी चीज को आपने जो है बस वो वर्डिंग की शक्ल में जो है इसके अंदर लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास इसको हम आगे चलने देते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होता है, हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लॉर्ड केल्विन, उन्होंने ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल इंट्रोड्यूस किया। ये जो स्केल है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है केल्विन से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 केल्विन से स्टार्ट होता है, और 0 केल्विन जो है वो सेंटीग्रेड में किसके इक्वल होता है, -273 के। ये आपने
आपने याद रखना है कि 0 केल्विन -273 के इक्वल होता है, और जिसको उसने नाम दिया किसका, एब्सोल्यूट जीरो का। इट इज अ टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव जीरो वॉल्यूम, यानी कि ऐसा टेम्परेचर, इतना कम टेम्परेचर कि उसमें किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाए, वो खत्म हो जाए, उस टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। और वो किसकी इक्वल होता है, -273.15 सेंटीग्रेड के। ठीक है जी, तो जो हमारे पास 0 केल्विन है वो किसके बराबर होगा, -273 डिग्री के, और अगर 273 केल्विन लेंगे तो वो किसकी इक्वल होगा, 0 डिग्री के। ठीक है, और ये आपने फॉर्मूला याद रखना है कन्वर्ट करने का, कि अगर सेल्सियस में वैल्यू दी हो तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट होती है, और केल्विन में दी हो तो सेल्सियस में ये वैल्यू कैसे कन्वर्ट होती है। इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको कन्वर्जन जो है इसकी आनी चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ने लगे हैं चार्ल्स लॉ के ऊपर। नाउ बच्चों मूव करने लगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि अगेन एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। अगर इस चैप्टर में से आपको बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ में से अगर ऐसा होता है तो आपको इन दोनों में से कोई एक लाजमी पेपर के अंदर जो है वो पूछा जाएगा। तो चार्ल्स लॉ क्या होता है, बिल्कुल इसकी हेडिंग जो है वो बॉयज लॉ जैसी है, बिकॉज ये उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो थे वो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हमारे पास जे चार्ल्स। ठीक है, जे चार्ल्स ने जो था वो एक और एक्सपेरिमेंट किया या एक और ऑब्जर्वेशन की, कब की, 1787 के अंदर। 1787 में उन्होंने जो था वो अपना एक और लॉ पेश किया जिसका नाम था चार्ल्स लॉ। अब ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि जो हमारे पास वॉल्यूम होता है ना, ठीक है, जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर हम बॉयज लॉ में देखते थे तो बॉयज लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे और टेम्परेचर कांस्टेंट था, बट इसमें क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। और इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, वॉल्यूम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू के इंटू टी। यहां से अगर के की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या बनेगी, v डिवाइडेड बाय टी। सो ये हमारे पास जो है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे आ चुकी है। सो ये हमारे पास है इसकी के इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय टी। ये हमारे पास इसकी प्रोपोर्शनलिटी वाली फॉर्म आ गई। अब इससे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे हम बहुत सिंपल, जब हम पानी को बॉईल करना स्टार्ट करते हैं तो पहले पानी का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। जब हम उसको टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो कुछ टाइम हम देखते हैं कि वॉल्यूम जो है पानी का बढ़ के ज्यादा हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। अब अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला भी हमारे पास जो है वो काफी सिंपल है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, वॉल्यूम एंड, तो मैं कहता हूं जो मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम जो है, फिर एक होगा मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर, फिर एक मेरे पास होगा फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम, और एक होगा मेरे पास फाइनल टेम्परेचर। सो अगर हम इनकी बात करते हैं तो मैं कहता हूँ इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास V1 है, इनिशियल टेम्परेचर मेरे पास T1 है, फाइनल वॉल्यूम मेरे पास V2 है, और फाइनल टेम्परेचर मेरे पास T2 है। सो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, K इज इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाय T1, और फिर K इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय T2। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा V1 ओवर T1 बराबर होगा V2 ओवर T2 के। सो ये मेरे पास जो है वो एक फॉर्मूला बन गया किसका, चार्ल्स लॉ का। अब इसके बाद अगर हम इसके डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम इसकी काफी सिंपल सी है कि मेरे पास एक दो कंटेनर है यहाँ पर, ठीक है, दोनों दो कंटेनर है। एक का जो टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं टेम्परेचर, एक का टेम्परेचर है हम कहते हैं वो 0 डिग्री है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम होगा वो मैं कहता हूं कि वो ये इतना इसका वॉल्यूम है, ठीक है, इसका वॉल्यूम मैं कहता हूं 50 सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट वाले में मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट वाले में मैं यहाँ पर इसको हीट करता हूं, ठीक है, यहाँ पे जो है वो मैंने क्या किया, इसको हीट किया। तो हीट करने से इसका जो टेम्परेचर होगा वो मैं कहता हूँ 0 से हो गया वो कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, वॉल्यूम इसका बढ़ के कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यहाँ तक जो है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। सो ये हमारे पास है इसकी डायग्राम। अब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे, वो भी सेम ऐसे ही है जैसे बॉयज लॉ की थी कि आप डायग्राम को ही एक्सप्लेन करोगे अपनी वर्डिंग्स में तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपकी बन जाएगी। सो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी बुक से। तो हमारे पास जो है वो
जे चार्ल्स है, ठीक है जी, जिन्होंने 1787 में ये लॉ पेश किया। इन्होंने बोला कि जो वॉल्यूम है किसी भी मैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, अगर प्रेशर को क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। तो यहां से हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं। इंपॉर्टेंट है कि बॉयज लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट था और चार्ल्स लॉ में क्या चीज कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की बात की जाए तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, जिसको हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद v जो है वो इक्वल टू के टी, और यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगी, v ओवर टी। तो यहाँ पे वो इनिशियल और फाइनल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, द फॉर्मूला विल बी ये वाला v1 ओवर t1 इक्वल्स टू v2 ओवर t2। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करते हैं। सो वही हम कहेंगे कि हमने दो कंटेनर्स लिए, उसके अंदर एक का जो टेम्परेचर था वो 25 था, वॉल्यूम 50 था, फिर हमने उसको हीटअप किया तो उसका टेम्परेचर 100 हो गया तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। ये है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो आगे हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, दैट इज फिजिकल स्टेट ऑफ या रोल ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लाइक लिक्विड स्टेट्स की बेसिकली जो है वो बात हो रही है। तो हम लिक्विड स्टेट को जो है वो डिटेल से देखते हैं, क्योंकि लिक्विड स्टेट के अंदर जो है वो भी हमारे पास काफी सारे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। नाउ प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इवेपोरेशन। अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मेरे पास इवेपोरेशन, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बट ये पढ़ने से पहले, क्योंकि अब हमारा गैसेस वाला सारा कंप्लीट हो गया है, तो हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा लिक्विड्स क्या होते हैं, व्हाट आर लिक्विड्स। क्योंकि हमने सॉलिड्स तो गैसेस तो पढ़ ली थी, अब लिक्विड्स को थोड़ा सा देखते हैं कि लिक्विड्स क्या होते हैं। तो लिक्विड्स बहुत सिंपल है, ठीक है। जो हमारे पास लिक्विड होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के थोड़ा सा करीब होते हैं, ठीक है। गैसेस में क्या था, गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स थे वो काफी ज्यादा स्पेसेस थी उनके दरमियान में, बट लिक्विड के दरमियान में स्पेसेस गैसेस से थोड़ी सी कम होती हैं। इसका मतलब है कि लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा मूव नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं, बट फ्रीली जिस तरह गैसेस के मॉलिक्यूल्स मूव करते थे वैसे मूव नहीं कर सकते। इनके जो है, इनका हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम जो होता है इज नॉट फिक्स, ठीक है। इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं है, सॉरी, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है, वॉल्यूम इज फिक्स्ड, ठीक है, बट शेप इज नॉट फिक्स्ड, बट शेप जो है वो शेप इज नॉट फिक्स्ड। क्योंकि अगर हम देखते हैं पानी को, अगर हम एक छोटे से कप में डालते हैं तो उस कप की शेप को कवर कर लेता है। अगर हम उसको एक बड़े बर्तन में डालते हैं, जिस भी बर्तन में, जिस भी कंटेनर में डालते हैं, वो जो लिक्विड होता है वो उस शेप का बन जाता है। तो इनका वॉल्यूम फिक्स होता है बट इनका जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। अब लिक्विड्स की जो टिपिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इवेपोरेशन, जो कि बोर्ड में एज अ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इवेपोरेशन की सबसे पहले डेफिनेशन आएगी तो बहुत सिंपल है, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होती है, लिक्विड से क्या कहते हैं इसको, हम लिक्विड से, ठीक है, गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। वाटर का लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। अब अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो मेरे पास अगर वाटर है जो कि इस टाइम लिक्विड फॉर्म के अंदर है, अगर उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, गैस फॉर्म के अंदर, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हमारे पास एनर्जी हमें चाहिए होगी 40.7, ठीक है, 40.7 किलो जाउल पर मोल हमें एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी लिक्विड से किसमें कन्वर्ट करने में, गैस में कन्वर्ट करने में। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारा पानी होता है, कुछ टाइम बाद जो है पानी वहां से गायब हो चुका होता है, तो क्या कोई पानी पी जाता है, नहीं, वो पानी जो है वो भाप बन जाता है, वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है, और इस चीज को हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो पानी होता है, ठीक है, पानी के अंदर जो लिक्विड होते हैं, हमने देखा कि लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हल्की फुल्की मूवमेंट कर रहे होते हैं। इसका मतलब है इनके अंदर क्या मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। ऑल्दो वो गैसेस से थोड़ी कम है बट इनके अंदर स्टिल काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, ये हल्का सा मूव कर पा रहे हैं। सो क्या होगा, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जब इनको कहीं से भी थोड़ा सा टेम्परेचर, थोड़ी सी हीट मिलेगी तो होगा क्या, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और ये क्या करेंगे, उस सरफेस को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, उस सरफेस से बाहर निकल आएंगे। लाइक मेरे पास अगर ये वाटर की सरफेस है सारी, ठीक है, जब इनको यहाँ से, अगर हम कहते हो ये आपका इस यहाँ से इनको हीट मिल रही है, तो ये क्या करेंगे, अपनी सरफेस को यहाँ से छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, तो लिक्विड से वो किस में चले जाएंगे, गैस स्टेट के अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास हेडिंग है दैट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। एक ये वाला पॉइंट और एक जो ये वाला पॉइंट, ये दोनों ही हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं।
कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि जो इवेपोरेशन होती है वो हर टेम्परेचर पर हो रही होती है। अगर वहां पर जरूरी नहीं है वहां पे सूरज चमका हो, बहुत ज्यादा हीट मिल रही हो, किसी भी नॉर्मल जगह पर अगर हम देखते हैं, अगर हम कमरे की बात करते हैं, कमरे में तो कोई हीट नहीं है, कोई सूरज की रोशनी नहीं आ रही, बट अगर कमरे में भी पानी गिर जाता है कहीं पर, तो पानी कुछ टाइम बाद वहां से इवेपोरेट हो जाता है। इसका मतलब है कि जो इवेपोरेशन है, देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इवेपोरेशन है हमारे पास, इवेपोरेशन क्या लिखेंगे, अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स। ठीक है जी, इवेपोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पर क्या हो रही होती है, अकर हो रही होती है। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, वहां पर तेजी से इवेपोरेट करता है, बट टेम्परेचर हर जगह हर टेम्परेचर पर जो है इवेपोरेशन हो रही होती है। नेक्स्ट है कूलिंग इफेक्ट। व्हाट इज कूलिंग इफेक्ट? तो जब भी हम देखते हैं कि जब हम कहीं से अगर हम नहा कर बाहर आते हैं, तो अगर हम पंखे के नीचे आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कूल फील होता है, ठंडक फील होती है। सो ये क्यों होती है? ये इवेपोरेशन की वजह से होती है। इसके अलावा अगर हम परफ्यूम लगाते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, या हमारे हाथ पे पेट्रोल गिर जाता है, तब भी हमें ठंडक महसूस होती है। तो इस चीज को बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट। इसका मतलब है कि जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन क्या करती है, कूलिंग इफेक्ट को कॉज करती है। अब ये कैसे करती है, इसका भी सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है कि अगर ये मेरे पास लिक्विड की स्टेट है और यहां पर इसको क्या कर रही है, कोई हीट मिल रही है या कोई टेम्परेचर मिल रहा है, तो जब ये सरफेस से, जब इनकी जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे जो ऊपर हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, यहां से मूव करके किधर को चले जाएंगे, एयर में चले जाएंगे। तो जो पीछे मॉलिक्यूल्स रह गए, ठीक है, जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी वो तो मूव कर गए, अब जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो भी मूव करना चाहते हैं। सो वो क्या करेंगे, वो सराउंडिंग से क्या करेंगे, हीट को लेंगे। ठीक है, सराउंडिंग से क्या करेंगे, हीट को अपने लिए एब्जॉर्ब करेंगे, ताकि ये भी जो है वो उस सरफेस से बाहर जा सकें। तो जब ये सराउंडिंग से हीट लेते हैं तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट्स वाई आसपास की जगह जो है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो ये हमारे पास था कूलिंग इफेक्ट। अब फैक्टर्स की बात करते हैं, इवेपोरेशन के फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है कि इवेपोरेशन किस चीज पर डिपेंड करती है। तो तीन चीजें हैं जिन पर हमारे इवेपोरेशन डिपेंड करती है। पहले को बोलते हैं सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया, नेक्स्ट होता है हमारे पास, एक हो गया हमारे पास सरफेस एरिया, एक होता है हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, एक होता है हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर और एक होता है हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जिस पर हमारे इवेपोरेशन क्या हो रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। अब तीनों को अगर हम बारी बारी देखते हैं तो पहला है हमारे पास यहाँ पे सरफेस एरिया। ठीक है, तीनों को मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, पहला है मेरे पास सरफेस एरिया, सेकंड है मेरे पास यहाँ पे IMF लिख लेते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जगह पर, और थर्ड है मेरे पास यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास जो है वो फैक्टर्स हैं जो कि जिनके चेंज होने से हमारी इवेपोरेशन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी कि इनके ऊपर फर्क आता है। अब सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो अगर हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आपने कॉफी के लिए एक छोटा सा कप लिया, ठीक है, ये आपके पास एक कप है कॉफी का, ठीक है जी, और तो क्या होगा, इस कॉफी के कप के अंदर इसको क्या होगा, यहाँ पे इसको ठंडा होने में क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट अगर मैं एक प्लेट ले लेता हूं, उस प्लेट में मैं क्या करता हूं, उस कॉफी को डाल देता हूं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसका सरफेस एरिया क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है, तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि कम सरफेस एरिया होने पर इवेपोरेशन स्लो हो जाती है, कम होती है, और ज्यादा सरफेस एरिया पर क्या होती है, इवेपोरेशन ज्यादा हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि जो सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इवेपोरेशन के। कम सरफेस एरिया मतलब कम इवेपोरेशन, ज्यादा सरफेस एरिया मतलब ज्यादा इवेपोरेशन। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करते हैं। अब एक जगह मेरे पास जो है वो मैं लेता हूं वाटर, ठीक है, एक जगह मेरे पास एक टब है वाटर का, और एक जगह मेरे पास कोई कंटेनर है जिसके अंदर पड़ी हुई है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल। अब क्या होगा, कौन ज्यादा जल्दी इवेपोरेट करेगा, वाटर जो है वो कम इवेपोरेट करेगा, जबकि जो अल्कोहल है वो बहुत ज्यादा या बहुत जल्दी इवेपोरेट करेगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो काफी ज्यादा वीक होती हैं, जबकि जो वाटर होता है उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो जिनकी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो कम जल्दी इवेपोरेट करते हैं, जिनकी वीक होती हैं, जिस तरह रस्सी है, अगर रस्सी कमजोर है तो जल्दी टूट जाएगी, अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो नहीं टूटेगी। लास्ट है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बहुत ही सिंपल है, ये तो आपको वैसे भी पता होगा कि जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर कमरे में अगर हम पानी को रखते हैं तो पानी को इवेपोरेट होने में काफी टाइम लगेगा, बट अगर हम उसको जाके सूरज के सामने रख देंगे, अब टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है, या किसी स्टोव के ऊपर चूल्हे पे रख देंगे तो जल्दी इवेपोरेट करेगा। तो टेम्परेचर ज्यादा तो हमारे पास इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।
जाएगी। सो ये था हमारे पास इवेपोरेशन का कंप्लीट टॉपिक। इसको अगर हम बुक से देखते हैं अपनी, तो हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन क्या है जी, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग किसका, लिक्विड स्टेट का किसमें, गैस स्टेट में, क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, इट इज रिवर्स टू कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का रिवर्स होता है। कंडेंसेशन में क्या होती है, गैस वापस किस में चेंज होती है, लिक्विड में चेंज होती है। इवेपोरेशन इज एन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडो मतलब ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है जी, तो एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में देखते हैं कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 40.7 चाहिए। ठीक है जी, तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हमेशा कॉन्टिन्यूस स्टेट के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी मॉलिक्यूल की ज्यादा होती है, किसी मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस, वो सरफेस से क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। अब इवेपोरेशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऑल टेम्परेचर पर जो है वो हो रहा होता है, बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी इवेपोरेशन ज्यादा। तो अगला है हमारे पास, इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होती है तो टेम्परेचर होता है बाकी मॉलिक्यूल्स का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस टेम्परेचर के को कम करने की, जो डेफिशिएंसी को कम करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, कहां से, सराउंडिंग से। ठीक है, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या हो जाता है, डिक्रीज एंड वी फील कूल। इसके बाद हमारे पास है फैक्टर्स। पहले फैक्टर का नाम है हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है जी, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। ग्रेटर सरफेस एरिया होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। एग्जांपल लेते हैं कि जब हम सॉसर में, यानी कि एक बड़ी प्लेट के अंदर जब हम चाय को रखते हैं, जल्दी ठंडी हो जाती है बजाय एक छोटे कप के। टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, तो वो ज्यादा जल्दी क्या करते हैं, अपनी सरफेस को छोड़ देते हैं। अगला है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो मॉलिक्यूल जो हैं वो उनको डिफिकल्टी होगी इवेपोरेशन के अंदर। एग्जांपल लेते हैं कि वाटर की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जब अल्कोहल से, इस वजह से अल्कोहल जो है वो वाटर से ज्यादा जल्दी क्या हो जाता है, इवेपोरेट कर जाता है। सो इवेपोरेशन वाला टॉपिक जो है हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। नाउ बच्चों, हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया जिसका नाम है वेपर प्रेशर। अब ये भी इवेपोरेशन की तरह ही एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, या तो इवेपोरेशन आ सकता है पेपर में, या तो वेपर प्रेशर आ सकता है। इसीलिए इसको हम अच्छी तरह समझेंगे, बट इसको समझने के लिए पहले एक दो कॉन्सेप्ट है, हमें उसको पहले समझना पड़ेगा। अब जब हमारे पास एक, हम कहते हैं हमारे पास एक बर्तन है, एक जगह, एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या पड़ा हुआ है, लिक्विड पड़ा हुआ है। ऐसे ही है। अब लिक्विड क्या आपको पता है, इवेपोरेट कर रहा होता है। ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, गैस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। बट अगर हम क्या करें, हम इस सरफेस के ऊपर जाके इस सरफेस को क्लोज कर दें, इस सरफेस को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको बंद कर दिया। अब होगा क्या कि सारे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, जाके इनका सर टकरा जाएगा, जाके सरफेस को टकराएंगे और यहाँ से क्या होंगे, वापस आना स्टार्ट कर देंगे। तो यानी कि पहले वो क्या कहता है, लिक्विड से गैस बन रहे थे, अब वो गैस से क्या बन रहे होंगे, लिक्विड बन रहे होंगे। यानी कि इसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड से हमारे पास वो क्या बन रहे थे, गैस बन रहे थे, और गैस से वो वापस क्या बन रहे हैं, लिक्विड बन रहे हैं। ठीक है जी, लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड। अब लिक्विड से गैस बनने को हम क्या बोलते थे, हमने भी पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा, इसको बोलते थे हम इवेपोरेशन। ऐसे ही है, इवेपोरेशन। और गैस से वापस लिक्विड बनने को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है जी, गैस से वापस जब लिक्विड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। सो जब लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, वेपर्स बनते हैं, और जब वेपर्स बन के वो दोबारा नीचे की तरफ आते हैं, तो जो ये वेपर्स हैं वो प्रेशर लगाते हैं किसके ऊपर, इस लिक्विड के ऊपर। इस लिक्विड को, इस प्रेशर को बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। यानी कि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स बनते हैं और वो वेपर्स वापस आके उस लिक्विड पर प्रेशर लगाते हैं, इस टेम्परेचर को, इस फिनोमेना को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होगा मेरे पास, अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाए तो हम कहेंगे प्रेशर, ठीक है जी, हम कहेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, एक्सर्टेड बाय वेपर्स किसके ऊपर, ऑन लिक्विड सरफेस। ठीक है, ऑन लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। तो वो क्या कहलाता है मेरे पास, ये मेरे पास कहलाता है वेपर प्रेशर। अब भैया इक्विलिब्रियम समझ नहीं आया, उसका क्या मतलब होता है। तो बिल्कुल बच्चों यही, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना और गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसका जो ये सेंटर पॉइंट होगा इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर हम कहते हैं कि एक तरफ से इंडिया और एक तरफ से पाकिस्तान, जब ये अपने
सिपाही अपने जो क्या कहते हैं, जो कैदी होते हैं, इनको जब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं तो 10 लोग अगर वहां से निकल रहे हैं और 10 लोग यहां से निकल रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट आएगा ना जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, उस पॉइंट को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम का। सो वेपर प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर लग रहा होता है। अब अगर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल वैसे ही है कि हमारे पास इवेपोरेशन जैसी, बट यहाँ पर आपने ना एक और कॉन्सेप्ट है उसको माइंड में रखना है। एक होता है मेरे पास टर्म होती है जिसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है, एक टर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। एक सेकंड टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है, वेपराइजेशन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है जरा आप मुझे बताओ, ठीक है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, इवेपोरेशन में और वेपराइजेशन में। बिल्कुल सही सोचा आपने, ठीक है, जो आपने सोचा है ना कि इवेपोरेशन क्या होती है, इवेपोरेशन होता है हमारे पास है जो चीज स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद ब खुद होती है, जबकि जो वेपराइजेशन है वो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि वो खुद ब खुद नहीं होती, वो हमें खुद से करवानी पड़ती है। इवेपोरेशन में हमने देखा था कि हमें कोई एक्स्ट्रा टेम्परेचर नहीं देना पड़ता, वो खुद ही इवेपोरेट करती रहती है हर टेम्परेचर के ऊपर। बट वेपराइजेशन में क्या होता है, हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल हीट लगाते हैं तो वो इवेपोरेट करती है, तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। इसका मतलब है कि ये लिक्विड से गैस में हमारे इस केस के अंदर जो है इसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन, ठीक है जी, वेपरेशन तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, वेपराइजेशन, ठीक है जी। इस कॉन्सेप्ट को आपने हमेशा दुरुस्त रखना है, ठीक है, एक था इवेपोरेशन और एक था वेपराइजेशन। सो ये हमें पॉइंट जो है समझ आ गया। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इवेपोरेशन में हमने देखा कि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, एक्सप्लेनेशन के अंदर ये हमारे पास जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्यारे प्यारे से, ठीक है, जो लग रहा है बर्थडे केक बना हुआ है, बट लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब ये इनको हीट मिलती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये सरफेस को छोड़कर लिक्विड से वेपर बन जाते हैं। जब वेपर्स ऊपर जाते हैं तो ये जाकर टकराते हैं उस सरफेस के साथ, और उस सरफेस पे क्या होता है, पहले से भी कुछ वेपर्स होंगे और कुछ वेपर्स मजीद आते जा रहे हैं, तो वो वेपर्स क्या होते हैं, नीचे की तरफ कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो गैस से वापस क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सो वो जो होते हैं उस पॉइंट पे जाके जो वो प्रेशर लगाते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक या वेपर प्रेशर होता है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा इसके अंदर, तो मैं कहूंगा जब रेट ऑफ वेपराइजेशन के रेट ऑफ वेपराइजेशन जब बराबर हो जाएगा किसके, रेट ऑफ किसके, वेपराइजेशन जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और जब वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, कंडेंसेशन, जब ये रेट दोनों का बराबर हो जाएगा तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम का। यानी कि यहां पर ये जो पॉइंट बनेगा ये होगा मेरे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम का पॉइंट। नेक्स्ट इसके हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। पहले फैक्टर को बोलते हैं नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, तीसरा है टेम्परेचर। सो नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या होता है, सो जो हमारे पास होते हैं पोलर लिक्विड, क्योंकि दो किस्म के लिक्विड होते हैं, एक होते हैं पोलर, एक होते हैं मेरे पास नॉन पोलर, ठीक है जी। एक हमारे पास होता है पोलर लिक्विड और दूसरा क्या कहलाता है हमारे पास, एक पोलर और दूसरा क्या होगा मेरे पास, नॉन पोलर। सो जो पोलर होते हैं मेरे पास, इनका जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, पोलर का जो वेपर प्रेशर होता है हमारे पास, ठीक है, वो काफी ज्यादा लो होता है, जबकि जो नॉन पोलर होते हैं उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। एग्जांपल की बात करते हैं तो वाटर जो होता है वो पोलर है, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, जबकि जो अल्कोहल है, ईथर है, ये नॉन पोलर होते हैं, इनका जो वेपर प्रेशर है हाई होता है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन, इसका फॉर्मूला होता है C4H10, और एक और मेरे पास एक एलिमेंट है इसका नाम है हेक्सेन, उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास C6H14, ठीक है, C6H14। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ब्यूटेन जो है इसका साइज कम है और हेक्सेन का साइज क्या है, बड़ा है। सो इस केस के अंदर किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली जिसका साइज क्या है वो ज्यादा है, और ब्यूटेन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, यहाँ पर कम हो रहा होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, अच्छा यहाँ पर एक थोड़ी सी जो है वो मिस्टेक हुई है, जिसका साइज कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका साइज कम है वो ज्यादा फुर्ती से जो है वो क्या होगा, वेपर्स बनेगा, जिसका साइज ज्यादा है वो कम स्पीड से जो है वो वेपराइजेशन या उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लास्ट बट नोट द लीस्ट जो चीज है उसको बोलते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बहुत ही सिंपल है, जैसे मेरे पास ये सरफेस है, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दूं, ठीक है जी, इसको मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको यहाँ पे टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ये ज्यादा तेजी से वेपर्स बनाएगा, ज्यादा तेजी से वेपर्स दोबारा से लिक्विड बनाएंगे, तो ये इनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी ज्यादा, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा ज्यादा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं
कि जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर ज्यादा वेपर प्रेशर ज्यादा, टेम्परेचर कम तो वेपर प्रेशर भी कम। सो ये हमारा जो था वो कंप्लीट वेपर प्रेशर का लॉन्ग क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमने एक्स्ट्रा बातें भी की, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में क्या फर्क होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिंपल इक्विलिब्रियम क्या होता है, वेपर प्रेशर कैसे काम करता है, क्या क्या उसके फैक्टर्स होते हैं। नाउ इट्स टाइम वी शुड रीड इट फ्रॉम बुक, और हम इसके बाकी चीजों को भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेशर जो है जब वेपर्स लगाते हैं लिक्विड्स के इक्विलिब्रियम के ऊपर, लिक्विड के ऊपर, तो वो क्या कहलाते हैं, किसी खास टेम्परेचर पर उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। सो आगे इक्विलिब्रियम है हमारे पास। इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जब रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं लिक्विड है, यहाँ पर वेपर्स है, वेपर लिक्विड से वेपर वेपराइज और वेपर से लिक्विड कंडेंस। ठीक है, आगे हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे हम देखते हैं एट द स्टेज नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है जी, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, ठीक है, इवेपोरेटिंग विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग बैक कंडेंसिंग टू द लिक्विड। दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाता है उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके साथ जो है हम ये वाली डायग्राम भी जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसके फैक्टर्स। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। तो जो वेपर प्रेशर है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। पोलर लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है नॉन पोलर से। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोलर की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो अल्कोहल से क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो स्मॉल साइज के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इजीली इवेपोरेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल साइज जो मॉलिक्यूल्स है उनका वेपर प्रेशर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे उन्होंने हेक्सेन की एग्जांपल ली है और डिकेन की एग्जांपल ली है, मैंने वहां पे ब्यूटेन और हेक्सेन के लिए लिया, एक ही बात है। अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है हमारे पास कि हाई टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है लो टेम्परेचर की निस्बत, क्योंकि दोनों में क्या होता है, ज्यादा टेम्परेचर पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, उसको वेपराइज भी कर देता है और ज्यादा प्रेशर उस पर लगाता है। तो दोनों के दरमियान जो है हमारा डायरेक्ट रिलेशन बन रहा होगा। तो ये हमारा जो है ये वाला टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नाउ बच्चों मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट प्लस जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में पूछा जा सकता है। लॉन्ग के तौर पर बहुत कम आता है, बट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी इसकी इंपॉर्टेंस है, बट लॉन्ग के तौर पे भी आपने इसको तैयार करना है। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है मेरे पास कि वो टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर एट विच, ठीक है, एट विच वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर हम पीछे पढ़ के आए हैं, वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल, वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल, किसके इक्वल हो जाता है, बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या कहलाता है मेरे पास, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के बाद वेपर प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड का वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, तो एक्सप्लेन करता हूं इसको मैं यहाँ पर साइड पर। सो मेरे पास एक लिक्विड है, ठीक है, एक लिक्विड की एग्जांपल के साथ हम बात करेंगे। सो लिक्विड हमें पता है कि वो इवेपोरेट करता है, ऐसे ही है, ठीक है, इवेपोरेट करता है, उसके बाद वो इस सरफेस के साथ जाके क्या करता है, टकराता है, फिर यहाँ से नीचे आता है। तो जो प्रेशर जो है वो हमारे वेपर्स लगा रहे होते हैं उस लिक्विड के ऊपर, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से, या हम यहाँ पे लिखते हैं कि इनका हम टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाएं, ठीक है जी, हमने यहाँ पर क्या किया, स्टोव लगा दिया, ठीक है जी, ये हमने स्टोव लगा दिया। सो इनका टेम्परेचर जब हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेपर प्रेशर के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता 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 इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ पर ऊपर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, गंदा हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो वेपर प्रेशर बढ़ता बढ़ता इतना ही बड़ा हो जाएगा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, उस टेम्परेचर को बोलेंगे वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के बाद वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होंगे वो कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब आपका क्वेश्चन होगा भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, कि वो टेम्परेचर, वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर जो हम पर किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रहा होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 101325 पास्कल्स। ठीक है जी, ये वैल्यू आपने एमसीक्यूज के तौर पे भी जो है वो याद रखनी है।
सो एक्सप्लेनेशन हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की। सो आपने जो है वो डिफरेंट लिक्विड्स के एटमॉस्फेयर बॉइलिंग पॉइंट याद रखने हैं। हमारे पास एक वाटर का होता है, एक अल्कोहल का होता है और आपकी बुक में एक ईथर का जो है वो लिखा हुआ है। सो हमारे पास वाटर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका अल्कोहल का होता है मेरे पास 78 डिग्री सेल्सियस और ईथर का होता है मेरे पास 34.6 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट में वैल्यू याद रखनी है। एमसीक्यूज के अंदर जो है वो आपसे ये तीनों वैल्यू जो है वो पूछी जाती हैं फॉर योर एमसीक्यू। सो इसका मतलब है 100 डिग्री तक जब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो 100 डिग्री जाने के बाद वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होंगे और वहां से पानी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अल्कोहल के लिए 78 है और ईथर देखो कितना छोटा है तो इसकी वजह से इसके लिए कम है। अब इसके फैक्टर्स की बात करते हैं तो पहला है नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज और तीसरा है एक्सटर्नल प्रेशर। अब नेचर ऑफ लिक्विड बहुत ही सिंपल है, हमें यहां से एग्जांपल से समझ आ रही है कि जो वाटर होता है वो पोलर होता है, अल्कोहल और ईथर क्या होते हैं, नॉन पोलर। तो जो वाटर है, ठीक है, यानी कि जो पोलर होता है मेरे पास, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि जो पोलर लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, पोलर, और यहाँ पे क्या है, नॉन पोलर। तो जो पोलर होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, जबकि जो नॉन पोलर होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। उसकी वजह सिंपल है कि जो पोलर है उनकी जो बॉन्डिंग है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और नॉन पोलर की बॉन्डिंग क्या है, वीक है। तो इसको क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, जैसे वाटर में 100 चाहिए और नॉन पोलर जो है उसका जो है वो उसके लिए कम टेम्परेचर पर भी वो क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी ऐसे ही है सेम, कि जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। लाइक मेरे पास एक जगह पर है वाटर, ठीक है, एक जगह पर मैं कहता हूं वाटर है और एक जगह पर मेरे पास जो है वो अल्कोहल है, ठीक है जी। तो वाटर क्योंकि इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर वीक होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स को तोड़ने के लिए। तो ये हो गया। लास्ट है एक्सटर्नल प्रेशर। अब एक्सटर्नल प्रेशर वाला जो फैक्टर है ये आपका अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। सो एक्सटर्नल प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही बोलते हैं कि अगर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर हम ज्यादा कर दें, ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा करने से क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जब हम ज्यादा करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर वेपर प्रेशर को और मजीद बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और मजीद बढ़ना पड़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है हमारे खाना बनाने के अंदर इन प्रेशर कुकर। अब प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में हम उसका ढक्कन जो है यहाँ से क्लोज कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि अंदर का टेम्परेचर कम होता है, बाहर का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है। तो जब नीचे वाला जो हिस्सा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आने लगता है तो अंदर की चीज जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, पक जाती है, बहुत ज्यादा हीट अप हो जाती है, ठीक है, और उस चीज को हम इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के अंदर, हमारा खाना जल्दी बन जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर का पॉइंट था। तो ये हमारा कंप्लीट जो है लॉन्ग शॉर्ट जैसे भी आपने करना है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो गया। अब इसको हम अपनी किताब से पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो है सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। डेफिनेशन क्या है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज वो टेम्परेचर एट विच, जिसके ऊपर वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के। इसके बाद एग्जांपल के अंदर जो है, एग्जांपल के अंदर आपने ये बस अगर हम ये ग्राफ याद कर लें और इसको इस तरह लिख दें जैसे मैंने बताया तो आपके लिए इनफ है, ठीक है। एमसीक्यूज के अंदर भी जो ये वैल्यूज हैं ये आपने याद करनी है। इसके बाद हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या है जी, लिक्विड जब हीट अप होता है तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते हैं, जिससे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो जाती हैं, उसको वो ओवरकम कर देते हैं, जिससे क्या हो जाती है, इवेपोरेशन बढ़ती है, जिससे वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। और एक टेम्परेचर ऐसा आता है, एक स्टेज ऐसी आती है जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और उस चीज पर जो है उस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो है वो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, कि जो पोलर लिक्विड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा नॉन पोलर से, बिकॉज पोलर लिक्विड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि उनका जो लेवल ऑफ वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर पे हाई टेम्परेचर पर आता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लिक्विड का डिपेंड करता है किस पे, एक्सटर्नल प्रेशर पर। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंट्रोल किया जाता है एक्सटर्नल प्रेशर से, ठीक है,
कैसे? क्योंकि जब ये बढ़ाएंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एंड वाइस वर्सा। और इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर। आगे बच्चों हमारे पास है एक छोटा सा पॉइंट है जिसका नाम है फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट जो है बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये हमारे पास लिक्विड है और लिक्विड से जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, लाइक पानी को हम बर्फ बनाने लगते हैं, तो इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। सो व्हेन लिक्विड्स आर कूल्ड, जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, और ऐसा टेम्परेचर आता है जब वेपर प्रेशर जो लिक्विड है वो इक्वल हो जाता है किसके, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर से। और उस टेम्परेचर पर जो लिक्विड है और सॉलिड है वो एक जैसे, जिस तरह वेपर प्रेशर में पढ़ा था ना कि वेपर्स और जो हमारे पास लिक्विड था वो इक्वल होता है तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनता है। इसी तरह अगर मैं बोलूं लिक्विड और सॉलिड आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो कौन सा बनेगा, वो भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनेगा, और उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजों के फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। ये आपने फॉर योर एमसीक्यूज इस टेबल को जो है वो याद करना है। अगला हमारा एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। अब डिफ्यूजन को जो है इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करने लगे हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, जिसका नाम है डिफ्यूजन। अब आपको कि भैया डिफ्यूजन तो हम पीछे गैसेस में भी पढ़ के हैं, तो बिल्कुल डिफ्यूजन गैसेस में भी थी और लिक्विड्स के अंदर भी है, थोड़ा सा बस फर्क होगा, मेजरली सारा सेम ही होता है। तो डिफ्यूजन की हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास जो है वो एक ऐसा लिक्विड है, ठीक है। पानी की एग्जांपल लेते हैं। पानी है, ठीक है, ये सारा जो है वो लिक्विड है, ठीक है, पानी है। अब उस पानी में अगर हम फ्यू ड्रॉप्स डाल दें इंक के, ठीक है जी, हमने यहाँ पे क्या किया, फ्यू ड्रॉप्स डाले इंक के, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे सारी इंक जो है वो फैलना स्टार्ट हो जाएगी उस पानी के अंदर, ठीक है। तो गैसेस के अंदर डिफ्यूजन वो भी यही था कि जब गैसेस जो है वो पूरे सरफेस के ऊपर फैल जाती हैं, स्प्रेड आउट हो जाती हैं। लिक्विड के अंदर भी सेम ऐसा ही है कि जब लिक्विड जो है वो दूसरे लिक्विड में डालने से फैल जाए, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो टॉपिक पर आते हैं। तो क्या है जी, लिक्विड मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं। दे मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, वो हाई से लो की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। दे मिक्स अप विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर लिक्विड्स सो दैट दे फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये डेफिनेशन आ गई हमारे पास डिफ्यूजन की। एग्जांपल लेते हैं, व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक जो है उसको बीकर में डालते हैं तो इंक के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद जो है वो पूरे बीकर में फैल जाते हैं। और ये जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, गैसेस से थोड़े लिक्विड क्या होते हैं, आहिस्ता डिफ्यूज होते हैं। गैसेस काफी स्पीड से डिफ्यूज होती हैं बट लिक्विड जो है वो थोड़े स्लो होते हैं। अब इनके भी हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो जिन लिक्विड्स की वीक होगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो जल्दी डिफ्यूज होंगे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बजाय। साइज ऑफ मॉलिक्यूल में जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लो डिफ्यूज होंगे। एग्जांपल, हनी डिफ्यूजेस स्लोली इन वाटर देन अल्कोहल इन वाटर। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, रेगुलर शेप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से डिफ्यूज हो जाएंगे बजाय इरेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, स्लिप होते हैं और जिसकी वजह से वो ज़्यादा तेजी से मूव कर पाते हैं। लास्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है जी, डिफ्यूजन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा जल्दी वो जो है वो फैलना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला जो टॉपिक है डेट इज डेंसिटी। अब डेंसिटी जो है वो लिक्विड में भी पड़ी थी, गैस में भी पड़ी थी, अब दोबारा आ गई है। तो डेंसिटी जो है लिक्विड की वो किस पे डिपेंड करती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर। जो लिक्विड्स होते हैं वो गैसेस से ज्यादा डेंसर होते हैं। क्यों, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड के वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, क्लोजली पैक होती है, उनके दरमियान स्पेसेस क्या होती हैं, बहुत ही कम होती है गैसेस की बजाय। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग होती है फोर्सेस, जिसकी वजह से वो ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं कर सकते। सो लाइक गैसेस दे कैन नॉट ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस, वो ज़्यादा स्पेस को अवेलेबल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो डेंसिटीज होती हैं लिक्विड्स की वो क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। बाकी आपने एग्जाम्पल याद करनी है कि डेंसिटी वाटर की कितनी है, 1 है, और एयर की कितनी है, 0.001, ठीक है। कितनी ज़्यादा इसके दरमियान में डिफरेंस आ गया है। अगला है हमारे पास सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होता है जी, ऐसे स्टेट, ठीक है, ऐसा हमारे पास स्टेट होती है जिसके अंदर क्या होता है कि लिक्विड्स के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं, इवन के वो मूव भी नहीं कर सकते लिक्विड और गैसेस की तरह। हम कहते हैं वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। तो ये मेरे पास होता है सॉलिड। और सॉलिड स्टेट के अंदर जो है हमारे पास है उनकी
क्या कहते हैं हम उनकी, कि उनकी शेप भी फिक्स होती है और उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है, और उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं कि पार्टिकल्स बिल्कुल मोशनलेस हो जाते हैं, बिल्कुल भी मूव जो है वो नहीं कर पाते। अब इनकी टिपिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है मेल्टिंग पॉइंट, तो सॉलिड से कन्वर्ट करना लिक्विड के अंदर क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। तो इसके डेफिनेशन पर आते हैं, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड कोएग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो अब देख रहे हो डायनेमिक इक्विलिब्रियम हर जगह आ रहा है कि लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड के दरमियान का जो टेम्परेचर होगा उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर आप इसके साथ ये बना दो, ठीक है, तो इनफ होगा, सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। अगला पॉइंट है रिजिडिटी का। अब रिजिडिटी का मतलब होता है हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस। तो जो जितने भी सॉलिड्स होते हैं क्योंकि वो बहुत टाइटली पैक होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तो वो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो नॉट मोबाइल, वो फ्री नहीं होते, दे हैव फिक्स पोजीशंस, देयरफॉर सॉलिड्स आर रिजिड इन देयर स्ट्रक्चर। अब इसके बाद फिर आ गया डेंसिटी, तो भैया है तो करना पड़ेगा। डेंसिटी क्या होता है जी, सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड की डेंसिटी गैसेस से भी ज्यादा होती है, लिक्विड और लिक्विड से भी ज्यादा होती है। सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक एंड डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेसेस, उनके दरमियान में बिल्कुल स्पेसेस जो है वो नहीं होती। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम की कितनी है, 2.70, आयरन की 7.86 और गोल्ड की सबसे ज्यादा 19.13। याद रखना है जिसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होगी वो पानी के नीचे चला जाएगा, जिसकी डेंसिटी लिक्विड से ऊपर कम होगी वो पानी के ऊपर तैरा करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब टाइप ऑफ सॉलिड जो है एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उसमें दो टाइप्स के सॉलिड होते हैं, एक होते हैं अमोर्फस, एक होता है क्रिस्टलाइन। पहले क्रिस्टलाइन को पढ़ते हैं। तो सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज इन डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर के अंदर अगर वो होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। दे हैव डेफिनेट सरफेस, उनके फेसेस और शेप बिल्कुल डेफिनेट होगी। ईच फेस हैज डेफिनेट एंगल विद अनदर, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, शार्प होगा। एग्जांपल देखते हैं डायमंड, डायमंड हम देखते हैं, इसी तरह सोडियम क्लोराइड है, इनके स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल होते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसका उल्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एमोर्फस। एमोर्फस मींस शेपलेस, जिनकी शेप नहीं होती, वो सॉलिड इन जिनके दरमियान में पार्टिकल जो है वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते या उनकी शेप डिस्ट्रॉयड हो चुकी होती है, वो कहलाते हैं एमोर्फस। और एमोर्फस का ना मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है ना बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल प्लास्टिक, रबर और ग्लास, ये क्या होते हैं हमारे पास, एमोर्फस सॉलिड होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको अच्छी तरह आपने याद करना है। अब लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, दैट इज एलोट्रोपी। अभी हम इसको पढ़ते हैं। नाउ बच्चों स्टार्ट करने लगे हैं अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज एलोट्रोपी। अब एलोट्रोपी जो हमारे पास, इसकी जो एग्जांपल है एलोट्रोपी की, ठीक है, वो मैं आपको एक छोटी सी एक चीज दिखाता हूं, उससे आपको एलोट्रोपी समझ आ जाएगी क्या होती है, ठीक है। तो जरा स्क्रीन पर देखो, तो ये हमारे पास एलोट्रोपी की एग्जांपल है, ठीक है जी, कि एक चीज जब उसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं वो कहलाती है एलोट्रोपी, ठीक है। तो यहां से आपको समझ आ गई होगी इस मीम से। अब एलोट्रोपी होती क्या है कि जब मेरे पास एक चीज, ठीक है, एक चीज है मेरे पास, वो मुख्तलिफ शेप्स के अंदर या मुख्तलिफ इकसाम के अंदर पाई जाए बट वो हो सेम, तो हम वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है मेरे पास एलोट्रोपी। एलोट्रोपी। सो एलोट्रोपी का मतलब क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कि डेफिनेशन क्या बनेगी कि एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ किस चीज की एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, इन मोर देन वन फॉर्म क्या कहलाएगी मेरे पास, एलोट्रोपी कहलाएगी। अब एलोट्रोपी की ना कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये होती है, या मतलब पहले एक वजह से बनती है कि अगर उसके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हो, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंटली एग्जिस्ट कर सकें, ठीक है, डिफरेंटली एग्जिस्ट कर सकें, ठीक है। अभी एग्जांपल के साथ बताता हूं। और दूसरा होता है कि डिफरेंट अरेंजमेंट हो सके, उनके डिफरेंट अरेंजमेंट हो सके, किसकी, एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट, या मैं कह सकता हूं डिफरेंट शेप की, ठीक है। अभी एग्जांपल की बात करते हैं। अब पहली जो कंडीशन है, नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंटली एग्जिस्ट, ठीक है। उसकी एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल बेस्ट होती है हमारे पास ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन है वो सिंगल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, उसके नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं और उसके नंबर ऑफ एटम्स 3 भी हो सकते हैं। तो अब तीनों हैं तो ऑक्सीजन, तो इसका मतलब है तीनों एग्जिस्ट भी करते हैं, तो ये तीनों एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, या एलोट्रोपी है किसकी, ऑक्सीजन की। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मेरे पास होता है S8। अब S8 एक होता है और एक S8 दूसरा होता है। अब दोनों S8 के नंबर ऑफ एटम सेम है, बट एक की जो शेप है वो रोम्बिक होती है और एक की शेप क्या होती है, मोनोक्लिनिक होती है। तो या तो डिफरेंट
डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाए उनके एटम्स के तब भी वो एलोट्रोपी होंगे, या तो उनके नंबर ऑफ एटम्स ही डिफरेंट हो तब भी वो क्या होगा, एलोट्रोपी होगा। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है जी, वो टेम्परेचर, ठीक है जी, वो टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर एट विच, ठीक है, एलोट्रोपी फॉर्म, ठीक है, एलोट्रोपी इज फॉर्म्ड, ठीक है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है मेरे पास, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे सल्फर है, सल्फर रोम्बिक फॉर्म में था, वो कन्वर्ट हो गया मोनोक्लिनिक के अंदर, कितने टेम्परेचर पर हुआ, 96 डिग्री टेम्परेचर पर हुआ, ठीक है, तो ये टेम्परेचर कहलाएगा ट्रांजिशन टेम्परेचर। फिर जरूरी नहीं है इसकी शेप चेंज हो, उसके कलर भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पी फॉस्फोरस है, उसका नंबर ऑफ एटम सेम है, बट ये व्हाइट कलर में था, किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में, किस टेम्परेचर के बाद, 250 डिग्री टेम्परेचर के बाद। तो एलोट्रोपी किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकती है। नाउ हम इसको जो है अब पढ़ते हैं। तो क्या है हमारे पास, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमारे पास डेफिनेशन स्टार्ट से आ रही है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। दो कंडीशंस है, एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम ईच हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, लाइक ऑक्सीजन की एलोट्रोपी कौन सी है, O2 एंड O3। फिर दूसरा है डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ, या नंबर ऑफ क्रिस्टल जो होते हैं वो डिफरेंट हो, लाइक सल्फर जो है वो एलोट्रोपी शो करता है एसिड मॉलिक्यूल के अंदर। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है जी, वो टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रोप चेंज इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। जब एक एलोट्रोपी से दूसरी एलोट्रोपी बनती है तो कहलाती है ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपने एग्जांपल इसके साथ यहाँ पे ड्रॉ करनी है, फिर ये दूसरी एग्जांपल है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे तीसरी एग्जांपल है टिन की, इसमें देख रहे हैं ये SN स्टैंड्स फॉर टिन, TIN टिन। अब इसमें कलर भी चेंज हो रहा है और शेप भी चेंज हो रही है, कलर भी चेंज हो रहा है, शेप भी चेंज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फॉस्फोरस एंड डिफरेंस बिटवीन रेड फॉस्फोरस। अब ये जो हमने पीछे देखा था कि इनके कलर तो चेंज हो रहे हैं, बट कलर के साथ इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही होती हैं, ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर के अंदर एलोट्रोपी में। क्या जी, व्हाइट फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है, जहरीला होता है और वैक्सी कलर का, वैक्सी किस्म का होता है, और इसकी शेप होती है टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल की शेप। जबकि जो रेड फॉस्फोरस होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, नॉन पॉइजनस होता है और ब्रिटल होता है, पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो हम देख रहे हैं कि टिन और दोनों के जो है वो एलोट्रोपी चेंज होने से उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो चुकी हैं, डिफरेंट हो चुकी हैं। तो ना बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है इस 9th क्लास की केमिस्ट्री का वो भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर पीछे से सारा समझ आया होगा। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नजर आती है आपको तो एक बार उसको रिवाइंड करके देख लो, तब भी क्लियर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए भी ओपन है, और दूसरा अगर आप कोई वीडियो सजेशन देना चाहते हो या वीडियो आइडिया बताना चाहते हो कि भैया नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर आए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बिकॉज आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा अच्छा बच्चों को इस चीज की जो है वो ज्यादा जरूरत है, तो वो चीज मैं आपके लिए क्रिएट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या। इस पूरे जो हमने जितने भी वीडियोस बना लिए हैं इसके ऊपर, इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाजमी से उसको देखकर, ताकि आपके पास सारा कंटेंट एक ही जगह पर मौजूद हो। दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना इसको, क्योंकि इतनी अगर एफर्ट से आपको पढ़ा रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है बाकी दोस्तों को भी इसके बारे में बताओ, ताकि वो भी इससे पढ़कर जल्दी तैयारी कर सकें। और जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो इसको देखकर सिलेबस भी कंप्लीट कर सके। और जिनको केमिस्ट्री मुश्किल लगती है तो अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।